हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस मैं जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ना, उसके लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करें और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। तो पहले 5th वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि एक रेक्टेंगल के शेप में गार्डन है, उसके पेरीमीटर का जो आधा है वो 36 मीटर है। इसके बारे में हमको थोड़ा मोड़ा बीच में और दिया हुआ है कि जो लेंथ है ना वो 4 मीटर मोर देन विड्थ है, यानी कि वो जो रेक्टेंगल गार्डन है उसका जो लेंथ मिलेगा वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है और उसका पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। तो बताइए जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब वही लेंथ और ब्रेथ जो है, लेंथ और विड्थ जो है गार्डन का, वो कितना होगा। तो आइए इसको हम लोग इसी के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ हमसे बोली जा रही है वो बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को x मान लेंगे और ब्रेथ को y मान लेंगे, फिर हम लोग इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स मीटर, जो लेंथ है उसको एक्स मीटर मान लिया हमने, और जो विड्थ है, ब्रेथ है, उसको वाई मीटर मान लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। लेंथ क्या है, एक्स है, तो ये क्या है, वाई से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि वाई में यानी विड्थ में अगर 4 प्लस कर दें तब हमको जा करके लेंथ मिलेगा। अब हम लोग इसको इक्वेशन बना लेते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, तो वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ब्रेथ और विड्थ एक ही चीज़ होता है, ध्यान रखना। दूसरा चीज़ बोला था कि हाफ जो पेरीमीटर है ना इनका, वो कितना है, वो है 36 मीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ किया जाता है तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। लेकिन ये जो पेरीमीटर है ना ये हमारा आधा है, तो हमारा ये कंप्लीट फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला को हमको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। इसको अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो रहा है। क्वेश्चन में बोला था कि पेरीमीटर का अगर आधा कर दोगे, हाफ ऑफ पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर है, तो इसीलिए हमने इसको 2 से डिवाइड दिया। केवल पेरीमीटर बोले रहते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं देते, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर देते हैं। तो अब यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो बच गया मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ से मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो y को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा तो 36 माइनस वाई हो जाएगा। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। हमको क्या बोला था कि इसके डायमेंशंस निकालने हैं ना, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन निकालना, डायमेंशन निकालना यानी x और y का वैल्यू निकालना और x y का वैल्यू निकालना यानी कि उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो हमारा है, पहला इक्वेशन जो है, इससे हम लोग इसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस 4 अगर है, यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप 3 निकाल भी सकते हो, लेकिन उससे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम लोग 2 में काम चला लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिमाग लगाओ कि y की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, या फिर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 ही रखता हूँ चलो। तो y की जगह मैं 0 रखूँगा तो ये 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा x का वैल्यू, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। उसी तरीके से y के बदले में अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 रखता हूँ, ठीक है, 1 या 2 कुछ भी रख सकते हो आप लोग, मैं 2 रख लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूर दूर में पॉइंट चाहिए ताकि मेरा थोड़ा लाइन जो है ना अच्छे से बन सके। ज़्यादा पास में हो जाता है ना तो भी बन जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर दूर में लाइन पॉइंट चाहता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में भी ये सब चीज़ आ जाएंगी कि हम लोग नंबर्स को जितना दूर दूर रखेंगे उतना ही लाइन हमारा दूर दूर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर मान लो मैं 2 रखता हूँ y की जगह पर, तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ। तो पहला इक्वेशन तो फटाफट सॉल्व हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स के नाम भी दे देते हैं हम लोग। ये जो है इसको a नाम दे देते हैं 4 और 0 को, और सेकेंड वाला 6 और 2 को b नाम दे देते हैं। इस तरीके से लिख देते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दूसरा हमारा इक्वेशन था x इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 36 माइनस वाई अगर करना है तो यहाँ से अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा, फिर से वही मैं ट्रायल और एरर मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y। तो यहाँ पर अगर मैं कितना रखूँ कि ये मेरा नंबर जो छोटा से छोटा हो जाए, तो देखो मैं y को जितना बड़ा रखूँगा x मेरा उतना ही छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पहले से बड़ा सा एक नंबर 36 दिया हुआ है। तो मैं y को मान लो 10 रख देता हूँ, तो x का वैल्यू 26 हो जाएगा। 26 रख लूँ मैं, नहीं 26 नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा ये 6 तक गया है ना।
कुछ ऐसा नंबर मैं रखना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं कुछ ऐसा नंबर बनाता हूँ ताकि मेरा 4 का टेबल बन सके, क्योंकि देखो यहाँ पर जो नंबर है वो बड़ा हो रहा है, तो जब मैं ग्राफ पेपर में बनाऊंगा तो मुझे ज़्यादा बड़े बड़े नंबर लेना पड़ेगा। 1 2 3 करूँगा तो 36 तक तो हो नहीं सकता, पॉसिबल होगा नहीं। तो मुझे क्या करना है कि मैं दूर दूर बनाऊँगा पॉइंट्स को, यानी कि एक जो डब्बा रहेगा वो कम से कम 4 बॉक्सेस के बराबर रहेगा, 4 के बराबर रहेगा। तो उसके लिए मुझे 4 का टेबल पढ़ना आसान रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, अभी आप लोगों को शायद मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 4 ले लेता हूँ। y का वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा ना तो 4 + 4 x का वैल्यू 8 हो जाएगा। इससे मेरा देखो 4 का टेबल चल रहा है। यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि 4 के टेबल वाले नंबर आ जाए, तो b का वैल्यू मेरा 8 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कितना रख सकता हूँ y का वैल्यू, तो y का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 12 रखूँगा तो 36 में से 12 माइनस होगा तो 24 आएगा। तो वही करता हूँ, y का वैल्यू रखता हूँ 12, तो x का वैल्यू जो होगा वो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं y का वैल्यू कितना रख लूँ, और इसको छोटा बनाने के लिए 12 के बाद मैं 16, हाँ अगर मैं 16 रखता हूँ y का वैल्यू तो यहाँ पर ये 4 का टेबल भी हो जाएगा, और 36 में से 16 माइनस होगा तो 20 आ जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ से मैं p और q नाम दे देता हूँ इन कोऑर्डिनेट्स का, 24 और 12 p हो गया और 20 और 16 q हो गया। अब मैं चलता हूँ ग्राफ पेपर में, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर 4 का टेबल क्यों बनाने में इतना मेहनत किया है। तो देखो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर में लाइन बना लिया, एक y एक्सिस एक हमारा x एक्सिस होता है। अब जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ जल्दी समझो, मुझे जब यहाँ पे दिखा कि 36 हमारे पास बड़ा सा नंबर है तो मुझे समझ में तो आ ही गया था कि हमारे जो नंबर्स हैं वो बड़े होने वाले हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 2 का टेंशन छोड़ दिया। मुझे पता था 1 2 3 लिखूंगा तो 28 तक तो पहुँच ही नहीं सकता मैं, ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर 4 का टेबल बना लिया। देखा 4 और 0 है, 8 और 4 हो रहा है, तो इसमें मैंने 4 का टेबल बना लिया ताकि एक बॉक्स जो है ना वो 4 के बराबर हो जाए। इससे हमारा ग्राफ पेपर में भी कम जगह लगेगा और फटाफट सॉल्व भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करे रहोगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में जल्दी से आ जाएगा। तो अब देखो पहला जो कोऑर्डिनेट्स हमारा a है वो 4 और 0 है, तो x के लिए 4 यहाँ पर आएगा और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा। तो ये वाला पॉइंट मेरा a हो गया। ये 4 है x के लिए और y के लिए 0 है, क्योंकि ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर तो y के लिए 4 आ जाएगा और नीचे -4 हो जाएगा। माइनस वाला तो मैं लिखा भी नहीं हूँ क्योंकि माइनस की जरूरत ही नहीं इस बार, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा 4 और 0 हो गया। दूसरा पॉइंट b जो है वो 8 और 4 है, तो x के लिए 8 कहाँ पर गया भैया, ये वाला x के लिए 8 हो जाएगा और y के लिए 4 कहाँ पर रहेगा, तो इसके सिधाई में ये वाला पॉइंट जो है x के लिए 8 है और y के लिए 4 है, इसका नाम b दे दो। और इन दोनों को मिला करके एक लंबी सी लाइन बना दो। मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा और दूर दूर हो जाए, मैं यही चीज़ बोल रहा था आपको कि पॉइंट जो पास पास हो रहा है ना तो उसको और दूर करना चाह रहा था मैं, ठीक है। अगर मेरा 6 रहता तो भी मुझे बीच में करना पड़ता यहाँ पर, तो वो सब टेंशन से बचने के लिए मैंने इस टाइप से कदम उठाया और जल्दी इसको बनाया, ठीक है। तो मेरी जो लाइन है कुछ इस तरीके से बन रही है। ये इक्वेशन पहला वाला जो इक्वेशन हमारे पास था ना, ये वाला इक्वेशन x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये इसका एक लाइन बना हुआ है, तो लिख भी देता हूँ मैं x इक्वल टू वाई प्लस 4 वाला लाइन है। अब दूसरे में आ जाते हैं, तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स कितने कितने हैं भैया, तो पहला है 24 और 12। x के लिए 24 कहाँ पर है, यहाँ पर है। y के लिए 12 कहाँ पर जाएगा, तो ये रहा मेरा 12, ये रहा। 8 के बाद ये 12 होगा ना, गलती से थोड़ा कुछ और दिख रहा होगा आपको। तो ये पॉइंट मेरा x के लिए 24 है और y के लिए 12 है, इसका नाम p है, तो इसका नाम मैं p रख देता हूँ। q जो है वो कितना है भैया, तो वो 20 और 6 है, तो 20 और 6 कहाँ पर आएगा, x के लिए 20 यहाँ पर है और 6 है, सॉरी 16 है यार, वही तो मैं सोचूं। तो ये रहा हमारा x के लिए 20 और y के लिए 16, हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो ये देखो ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है ये हमारा q हो गया, इधर से 20 और इधर से 6। इसको भी ऐसे बना देते हैं लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला लाइन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका भी इक्वेशन का नाम ले देता हूँ। इक्वेशन का ये क्या था भैया, तो ये x इक्वल टू 36 माइनस वाई था, x इक्वल टू 36 माइनस वाई वाला इक्वेशन है। इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर से हमारा इन दोनों ये जो लाइन है ये कहाँ पर कट हो रहे हैं, किस पॉइंट में कट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट में कट हो रहे हैं। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है, x के लिए 20 है और y के लिए हमारा 16 है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है ना, सॉल्यूशंस आर कौन कौन से हैं, तो x के लिए 20 निकल गया, और यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हो ऐसे 20 और 16 लिख सकते हो कि 20 और 16 में दोनों कट हो रहे हैं। तो ये पहला वाला x के लिए होता है और दूसरा वाला y के लिए होता है, यानी x का वैल्यू जो है 20 है एंड y का वैल्यू 16 है। x हमने किसको माना था, लेंथ को माना था, इसका मतलब कि जो लेंथ होगा वो हमारा हो जाएगा 20 मीटर और जो विड्थ होगा, ब्रेथ जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 16 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। केवल आपको ग्राफ बनाना है और दोनों को कट कर देना आपस में, ठीक है। इसके नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जो 6 वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए आपको हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देखना होगा अगर आपने नहीं देखा तो। जहाँ वहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था, खास करके इंट्रोडक्शन से पहले वाले क्वेश्चन जब हम लोग 3-4 वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तभी हमने सीखा था ना कि दो क्या बोलते हैं इक्वेशंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, A1/A2 B1/B2, है ना, पैरेलल लाइन कब होता है, कोइंसाइडेंट वाला लाइन कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, ये सब मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में सिखाया। तो वो वीडियो देखना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हमसे बोल रहा है कि हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8, ठीक है, ये गिवन है। हमको राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस, हमको दूसरे इक्वेशन लिखते हैं 2 वेरिएबल्स के साथ, यानी x और y के साथ इसी टाइप से, यानी कि दूसरा एक और इक्वेशन लिखना है, ताकि जब हम लोग उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है, यानी कि जब हम लोग ग्राफ में बनाएं तो जो पेयर बने, यानी कि इसके साथ जो दूसरा हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं ना, तो दोनों का जब हम लोग ग्राफ बनाएं तो वो ऐसा बनना चाहिए। पहला जब हम लोग इक्वेशन लिखें वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना चाहिए, दूसरा इक्वेशन पैरेलल लाइन बनाना चाहिए, तीसरा जो इक्वेशन हो वो कोइंसिडेंट वाला लाइन बनाना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाकर इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग जो रूल पता है A1/A2 वाला, B = B1/B2 वाला, वो ले रूल से हम लोग इन तीनों क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। आइए जल्दी से वो रूल आपको फिर से कॉपी में जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि गिवन इक्वेशन क्या है, तो 2x + 3y - 8 = 0 है। यहाँ पर मेरे पास ये A1 होता है जो कि 2 है, ये B1 होता है जो कि 3 है, और ये C1 होता है जो कि -8 है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इस वाले क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आंसर आपके बुक में दिया हो, जो आंसर आपके टीचर लिखवाए हो, या जो मैं लिखवा रहा हूँ वही हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो समझो। हमको केवल एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें A1/A2 इक्वल ना हो B1/B2 के, ठीक है। यानी A1 अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे A1 हमारे पास 2 है, हम लोग उसका A1 कुछ और ले लें, A2 जो होगा, यानी दूसरा इक्वेशन का जो हमारे पास नंबर होता है ना, उसको A2 कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि मैं बनाता हूँ, मान लो 3x प्लस में 4y और माइनस में 5 = 0। मैंने एक इक्वेशन अपने मन से बनाया है। अभी हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या है भैया, मेरे पास A2 जो है वो कितना है, A2 हमारे पास 3 है, B2 कितना है, तो B2 हमारे पास 4 है, और C2 कितना है, तो C2 -5 है। हम लोग अब इनको कंपेयर करेंगे, इस वाले फॉर्म में देखते हैं यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो A1 हमारे पास कितना था, 2 था, सॉरी यहाँ पर 2 लिखूँगा मैं, डिवाइड बाई A2 कितना है हमारे पास, तो A2 हमारे पास 3 है, तो 2/3 है। अब इसको हम लोग इक्वल करके देखते हैं B1/B2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। B1 कितना है हमारे पास, 3 है, और B2 कितना है, 4 है। तो देखो A1/A2 जो है वो इक्वल है क्या B1/B2 के, नहीं है ना। तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी अपने मन से आप कुछ भी इक्वेशन लिख दो, बस वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। यानी A1/A2 जब आप करो तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो अगर इक्वल नहीं हो रहा है B1/B2 के, तो वो जब हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा इस तरीके से। जैसे पिछला वाला ग्राफ बना था ना, इंटरसेक्ट हो रहा था, वैसे ही वो ग्राफ बनाएगा। अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला में पैरेलल लाइन के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना होता है, तो वहाँ पर A1/A2 जो है वो इक्वल करना पड़ता है B1/B2 के, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर A1 का वैल्यू हमको पता ही है 2 है, डिवाइड बाई A2 का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो ना B1/B2 के बराबर हो जाए। तो B1 हमारे पास कितना है भैया, B1 3 है ना। तो अगर मैं इसको बनाऊँ, मान लो इसको अगर मैं 2/4 बना देता हूँ, A1/A2 को, देखो इसको दिमाग में थोड़ा सा करना पड़ता है सॉल्व, कि A1/A2 को अगर मैं 2/4 बनाता हूँ तो आंसर 1/2 आ जाएगा। उसी तरीके से मैं B1/B2 को भी 1/2 लाना है मेरे को आंसर। तो B1/B2 को मैं क्या बना सकता हूँ, B1 तो हमारे पास दिया ही हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो अब नीचे मैं 6 लिखूंगा तभी तो फिर ये 1/2 बनेगा। तो इसका मतलब कि मुझे A2 जो है वो 4 से शुरू करना पड़ेगा और B2 6 से करना पड़ेगा। C2 का कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग को कुछ भी ले आना है, बस हमको -8 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो रहेगा 4x, ठीक है, प्लस में 6y, 4x और हमने 6y ले लिया है, और C2 के बदले में हम लोग लिख देंगे कोई भी नंबर, जैसे -1 लिख देता हूँ अपनी मर्जी से मैं, तो -1 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस कंडीशन में इसको चेक करना चाहें तो देखो चेक हो जाएगा। A1 हमारे पास कितना है, A1 हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो, डिवाइड बाई में A2 कितना है, A2 हमारे पास 4 है, तो 4 लिख दो, इक्वल का साइन लगाओ। B1 कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखो। B2 कितना हमने लिया, 6 लिया, तो नीचे में 6 लिखो। फिर C1 कितना है भैया, तो C1 -8 है,
डिवाइड बाई में C2 कितना है तो -1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको चेक करें तो 2/4 भी मेरा 1/2 होता है। यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके पहले दिखा दिया, ये चीज़ रफली करना है आपको। उसी तरीके से 3/6 भी हमारा 1/2 होता है, तो A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के। लेकिन -8/-1 जो होगा उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा प्लस का 8 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बराबर ये वाला नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कट कर देंगे कि C1/C2 जो है वो इन दोनों की इक्वल नहीं है। ये दोनों तो इक्वल है, भले नंबर अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर इनको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं होने वाला। तो बस हमारा फुलफिल कर रहा है कंडीशन। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर ये फोर्थ वाला जो हमने इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में जो हमने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। लास्ट में चलते हैं, लास्ट में फिर बनाते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड में हमको क्या बोला है भैया, क्या लाइन बनाने के लिए, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब जानते हो, एक के ऊपर दूसरा लाइन, जैसे ऐसे एक लाइन चल रहा है उसके ऊपर दूसरा लाइन चलने लगेगा, ऐसा पैरेलल जो लाइन होता है ना ग्राफ में, उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना रहता है, इसके लिए सारे जो कंडीशन है वो इक्वल होने चाहिए। A1/A2 जो है वो इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और वो इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। फिर से दिमाग लगाएंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं यहाँ पर इक्वल करने के लिए। तो एक दिमाग तो हम लोग लगा ही चुके हैं, 4x और 6x लगा चुके हैं, तो दोबारा भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम लोग 4x एंड 6x ही लेंगे। लास्ट वाला जो है ना C1/C2, हम लोग इसको दिमाग लगाते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1/2 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर 4x और 6y लूँगा मैं यहाँ पर तो ये तो मेरा लास्ट में 1/2 होने वाला है। तो मैं C1/C2 को भी मुझे 1/2 बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ, C1 मेरे पास -8 है ना, तो 1/2 बनाने के लिए मुझे नीचे में 16 लिखना पड़ेगा, माइनस का 16, तो मेरा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 भी हो जाएगा। तो बस मेरा काम बन गया। C2 जो है मुझे 16 लेना है माइनस का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको कि हमने क्या किया, 4x लिया पहले की तरह ही, प्लस 6y लिया, क्योंकि हमने आधा काम पहले ही कर लिया था। बस इस बार C1 के बदले में हम लोग माइनस का 16 लिखेंगे इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। देखो कैसे फुलफिल करेगा। A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फिर से ऊपर में देखो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग A1 के बदले में 2 लिखेंगे, नीचे में A2 के बदले में 4 लिखेंगे। इक्वल की साइन लगाओ, B1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, B2 का वैल्यू हमने 6 लिखा है, तो यहाँ पे 6 लिख लो। इक्वल का साइन लगाओ, C1 हमारे पास -8 दिया हुआ था, C2 हमने -16 कर दिया। तीनों को अगर सॉल्व करोगे तो तीनों हमारे 1/2 ही आएंगे, ये भी कट होकर के 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 आएगा। तो तीनों हमारे आपस में, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल हो गए, और तीनों इक्वल हो रहे हैं तो लाइन हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। तो ये इक्वेशन इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने फटाफट एकदम आसान वाले सॉल्यूशन दिए हैं, आप दिमाग लगा करके इसके अलावा कई सारे सॉल्यूशन और भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का उसे भी कंप्लीट करते हैं। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इनके लिए हमको ग्राफ बनाना है, फटाक से बन जाएगा। उसके बाद एक काम बढ़ा दिया है, बोल रहे डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। यानी कि आप क्या करोगे, मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से ग्राफ फिर से बनेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बना था वैसे ही कुछ ग्राफ बनेगा। तो हमको क्या करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता तो ये क्या बन जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ट्रायंगल बन जाता। तो हमको यहाँ पर भी जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो उसमें भी एक्स एक्सिस के ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा। तो बस हम लोग को उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है ट्रायंगल का, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल रहा है, और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। तो इन तीनों पॉइंट्स का बस मेरे को नाम बताना रहेगा, बस यही काम है। और उसको सेट करना है तो वो पेंसिल से हम लोग फटाक से कर देंगे, उसमें टाइम नहीं लगने वाला है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जल्दी से ग्राफ बनाना है। तो देखो हमें ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, हमको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए मैंने दो बॉक्स भी बना लिया है। सबसे पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को ट्रांसफर कर दूंगा मैं। तो x = हो जाएगा मेरे पास, y इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा और 1 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, y - 1 बन गया। अब y का कुछ वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y की जगह पर मान लो मैं 5 रखता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं रख ही देता हूँ, एग्जांपल क्या रख देता हूँ। तो 5 में से 1 माइनस होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मस्त बन गया। y का वैल्यू अगर मान लो मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 1 माइनस होगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, फटाफट निकल गया। इनका मैं नाम दे देता हूँ a और b, 4 और 5 हो गया a का नाम, और b वाले में हमारा 2 और 3 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू निकालता हूँ। तो अगर मैं 2y का वैल्यू निकालूँ तो मेरा ये 12 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा और 3x इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। अब मुझे केवल y का वैल्यू चाहिए ना, 2 का भी नहीं चाहिए, तो 2 भी इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 12 - में 3x / 2 हो जाएगा।
अब क्या करो, यहाँ पर से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, मेरा मन किया इसलिए मैंने y का निकाल दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैथ सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैंने y को इसलिए भेजा ना ताकि 2 जो है डिवाइड में आ जाए और फटाफट मेरा दिमाग काम करे किससे कट होगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ x का वैल्यू, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 में से, या फिर 1 नहीं रखता हूँ 0 रखता हूँ, तो 3 0 0 हो जाएगा, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो 6 आ जाएगा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू जब मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू 6 आ गया। समझ में आया ना 6 कहाँ से आया? मैं जल्दी से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 12 माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा, x के बदले में 0 रखेंगे तो डिवाइड बाई में 2 है, तो ये बन जाएगा मेरा 12 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 3 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12 ही आएगा, फिर इसको कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से y का वैल्यू 6 आ गया। 1 रखूँगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि फिर 3 1 3 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस होगा तो 9 होता है, और 9 हमारा 2 से कट नहीं होता है, और हमको कट करना है, फ्रैक्शन नहीं लाना है। यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6 आएगा, और फिर वो 6 जो है जो आएगा माइनस होने के बाद उसको 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर 2 रख सकता हूँ। x के बदले अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो y का वैल्यू कितना मेरा आया था, अभी दिमाग से उतर जा रहा है, 12 में से 6 माइनस तो 6 आया था, 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3, तो y का वैल्यू 3 आया था। तो बस इनका भी नाम रख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स p रख देता हूँ 0 एंड 6, और q रख देता हूँ 2 एंड 3। चलिए अब ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, अब इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर ट्रायंगल ढूंढेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए को देखते हैं। पॉइंट ए में हमारे पास कितना था भैया, तो 4 एंड 0 था, तो हम लोग x में जाएंगे 4 एंड y के, सॉरी 0 नहीं है, y के में 5 है, सॉरी, तो यहाँ पर y में 5 बढ़ते जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये मेरा 4 एंड 5 हो गया। x के लिए 4 है एंड y के लिए 5 है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं बच्चों, गले में खराश है, इसीलिए बार बार थोड़ा आपको आवाज़ डाउन लग रहा होगा। दूसरा पॉइंट b जो है वो 2 एंड 3 है, तो x के लिए 2 यहाँ पर आ गया और y के लिए 3 यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा b के लिए। अब हम लोग लाइन को बना देते हैं। ध्यान रखना कि लाइन को इतना लंबा बनाना कि x एक्सिस में वो आकर के कहीं ना कहीं टच हो, चाहे यहाँ कहीं पर भी, बस सीधा होना चाहिए और टच होना चाहिए। तो मैं दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ, तो मेरा ये 1 में ही आकर के टच हो रहा है x एक्सिस में, देखो यहाँ पर माइनस वाले 1 में, तो बस इधर भी इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये लाइन बन गया मेरा। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन के लिए बना है तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये बना है मेरा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन था ये उसके लिए बना है। अब दूसरा जो इक्वेशन है 3x वाला, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो 0 एंड 6 है p में, तो 0 हमारा यहीं पर रहेगा, y के लिए 6 आ रहा है ना, तो y के लिए 6 कहाँ पर आएगा, ये देखो ऊपर में, ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा पॉइंट हो गया p, जो कि x के लिए 0 है एंड y के लिए 6 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट q जो है वो 2 एंड 3 है, तो x के लिए 2 यहाँ पर आएगा और y के लिए 3 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, यही पॉइंट। अच्छा, इसमें भी 2 3 आया था, इसमें भी 2 3 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा b भी था पहले से, अब ये q भी इसका नाम हो जाएगा 2 एंड 3 वाला। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और ट्रायंगल बनाते हैं जल्दी से। तो ये देखो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट एकदम सीधा रखना है, तो ये हमारा जाकर के x एक्सिस में मिलाना है, केवल हमको x एक्सिस में मिलाना है, क्योंकि जो ट्रायंगल बनेगा बोला था x एक्सिस वाला बताना है। तो हम लोग ये लाइन बनाने के बाद इसका इक्वेशन का भी नाम दे देते हैं कि ये जो इक्वेशन था ये 3x प्लस 2y है ना, और माइनस में 12 इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन था। अब हमारा ट्रायंगल जो है वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स में बना है वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्या बोला था क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, है ना, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप लोग वही वर्ड यूज़ कर दो, पूरा पूरा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। शॉर्टकट में ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है भैया, है ना, यहाँ पर पहला ये वाला है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पहला पॉइंट मान लेंगे, तो ये हमारा x एक्सिस में -1 है और y एक्सिस में नहीं ऊपर गया नहीं नीचे आया, तो y के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला वाला -1 एंड 0 हो गया। दूसरा ऊपर वाले को इसको सेकंड मान लेते हैं, आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लाइन से 1 2 3 लिख रहा हूँ। तो दूसरा वाला ये पॉइंट जो है वो x के लिए 2 है और y के लिए 3 है, तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2 एंड 3 है। तीसरा वाला कोऑर्डिनेट्स ये रहा जो यहाँ पर बना हुआ है, ये x एक्सिस में कितना आया है, 4 में आया है और y में ऊपर नीचे नहीं गया है, तो 4 और 0 हो जाएगा। तो थर्ड वाला कोऑर्डिनेट मेरा 4 एंड 0 हो गया। तो मेन इसी को फाइंड करना था कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर इसके बाद इसको सेट करने के लिए बोला था, तो एग्जाम में आप लोग इसको पेंसिल को ऐसे पकड़ना और ऐसे ऐसे इसको सेट मार देना, ताकि टीचर जब चेक करे तो उनको बहुत खूबसूरत सा दिखे और अच्छे से दिखे, चाहे आप एग्जाम में बनाओ चाहे नोट्स में बनाओ, और अच्छे से करना। मैं हड़बड़ी में थोड़ा सा साइड में निकल गया मेरा, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग को मुझे पता है बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो। तो इस तरीके से हमारा 7th वाला कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं अगले एक्सरसाइज में ना, उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।